नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार आपका दोबारा से AWT परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आपको स्क्रीन पर मेरे पीछे एक साधारण सी दीवार दिखाई दे रही होगी और आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति इसको बड़े आराम से देख रहा है और यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सामान्य दीवार जैसी ग्रामीण घरों में होती हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि जितने डॉट बने हुए हैं, ये तो एक बहुत छोटा हिस्सा है, इसमें न जाने कितने डॉट्स बने हुए थे, न जाने कितने छेद हो रखे हैं। और मैं आपसे कहूं कि ये जितने भी छेद हैं ये हर एक व्यक्ति के सीने में से आर पार होके निकले हैं। तो हो सकता है कि आपको एक बार विश्वास करना कठिन हो जाए, लेकिन ये वास्तविकता है कि ये जितने भी दीवार में इस तरह के निशान बने हुए हैं, ये एक एक व्यक्ति की हत्या करके गोलियां इस दीवार पे टकराई हैं। और ये अब तक का भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में, ब्रिटिश भारत के इतिहास में अंग्रेजों के द्वारा किया हुआ क्रूरतम जघन्य अपराध था, जिसकी माफ़ी कभी पूरी दुनिया में, कभी पूरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं दे सकता है। और इस कांड का नाम था, इस हत्याकांड का नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से। एग्जाम्स में इसके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इवन 10th SST की क्लासेस हों या कोई कॉम्पिटिटिव क्लासेस हो, वहाँ पर भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं। और इसमें कारण, प्रभाव और परिणाम, इस तरीके की कई सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में लगातार रिपीटेड पूछी जाती रही हैं। और अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी आप ये वीडियो ना देख रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी की कोई कीमत अगर कोई चुकाता है तो आप ये समझिए कि अपने प्राणों की आहुति दे के चुकाता है। जो आज़ादी हम आज जी रहे हैं ये इतनी सस्ती नहीं है कि जिसको हम ऐसे ही गंवा देंगे। इसमें हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे देश के लोगों का खून, पसीना, जीवन सब कुछ लगा है, जिसके लिए हमें उनका सदा आभारी रहना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि कि क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, इस पे हम बात करते हैं। आपको स्क्रीन पर लिख रहा होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 18 के ठीक बाद में आया था। गांधी जी के आह्वान पे हमारे यहाँ से कई सारे भारतीय सैनिक ब्रिटिशर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े थे और ये तय किया गया था कि अगर आप युद्ध में हमारी सहायता करेंगे तो आने वाले समय में हम भारत के लिए कई सारी रियायतें घोषित करेंगे और भारत के लोगों के जीवन को हम सुविधाजनक बनाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने अपने वादे को हटा दिया और उसके बाद में उन्होंने इसके तुरंत बाद एक एक्ट लेके आए जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और ये रॉलेट एक्ट बेसिकली आपका सरकारी नाम नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि सरकारी नाम इसका क्या था, तो इसका सरकारी नाम था द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। हिंदी में इसका मतलब है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। और रॉलेट एक्ट के नाम से इसलिए इसको जानते हैं क्योंकि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको बनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलना। और कुचलना भी कोई साधारण तरीके से नहीं बल्कि बर्बर तरीके से, और ऐसा एग्जाम्पल देना ताकि आगे से कोई भी भारतीय क्रांतिकारी इस तरह के आंदोलन करने की हिम्मत ना जुटा सके। लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है कि भारत की धरती वीरों की धरती है। यहाँ पर अपने मान सम्मान को लेकर के लोग मर मिटने को तैयार रहते हैं। तो इसका भी विरोध शुरू हुआ और जब विरोध शुरू हुआ तो किस तरीके की चीज़ें हुई उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। नीचे आप फोटो देख रहे होंगे, ये है सिडनी रॉलेट जो द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 लेके आए थे, जो कि फेमस है रॉलेट एक्ट के नाम से। आगे चलते हैं। अन्य नाम इसके क्या थे? क्योंकि देखिए जब कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो कई बड़े नेता या बड़े लोग इसको अन्य नामों से भी जानते हैं। तो इसको सबसे ज्यादा जाना गया काला कानून। काला कानून। दूसरा इसका नाम था आपका, जो कि सब लोगों ने कहा
बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून। अर्थात अगर आपको ऐसा लग रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हैं, तो आपको बिना वारंट के ये गिरफ्तार कर सकते थे, और जिसकी वजह से आप गिरफ्तार हो रहे हैं उस व्यक्ति का नाम भी आपको नहीं बताया जा सकता था, साथ में आपको कारण भी नहीं बताया जा सकता था। इसके अलावा आपकी अदालतों पर सुनवाई नहीं होगी, इसके बचाव में आप अपना वकील नहीं कर सकते थे, आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, ना ही आपकी दलील सुनी जाएगी, ना ही आपको वकील दिया जाएगा, और ना ही आपकी अपील होगी। और इस तरीके से इसे काला कानून के नाम से जाना गया, जो कि इतना दमनकारी था कि इस कानून को आधार बना करके पंजाब के दो बड़े लीडर्स, आगे देखते हैं, पंजाब के दो बड़े लीडर्स जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको, क्योंकि ये बहुत बड़े क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे जो कि पंजाब में गांधी जी के आह्वान पे इसके विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, और इनको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। आगे देखिएगा इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी के आह्वान पे भारतीय सैनिक ब्रिटिशों के संग कंधे से कंधा मिला के उनके साथ प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे, और उसके बाद भी गांधी जी को इस तरह का धोखा दिया गया, जिसकी वजह से इन्होंने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। और पंजाब के दो बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू, नाम दोबारा से याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने 9 अप्रैल को, इनको 9 अप्रैल 1919 को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़े रेडिकल लीडर्स थे। और इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे पंजाब में आक्रोश फैल गया, पूरे भारत में आक्रोश फैला, और 10 अप्रैल 1919 को इरविन के घर, लॉर्ड इरविन के घर को घेराव किया गया, और इसके विरोध में या इस सुरक्षा को लेकर के पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। और आपको बता दूं, जो मार्शल लॉ होता है, इसका मतलब होता है कि अब वहां पर कोई भी प्रशासनिक अमला कार्य नहीं करेगा, वहां के प्रशासन की सीधी सीधी जिम्मेदारी जो होती है वो वहां की मिलिट्री को दे दी जाती है। नीचे की तस्वीर में आप देख रहे होंगे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, माफ कीजिएगा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को, जो दो बड़े क्रांतिकारियों की भूमिका में थे। 13 अप्रैल 1919 का काला दिन। जब मैं काला दिन की बात करूं तो इन दो चेहरों को आप हमेशा याद रखिएगा। ये वो दो चेहरे हैं जो इस जघन्यतम हत्याकांड के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, और इनमें एक संयोग भी है जो कि एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है, और वो संयोग ये है कि इनका नाम है माइकल ओ ड्वायर और इनका नाम है रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। और प्रोनाउंसिएशन की वजह से इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और ये उस समय ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट पर तैनात थे। जब इनको पता पड़ा कि पंजाब में 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, तो उस दिन बैसाखी का दिन था, और बैसाखी पंजाबियों का होली जैसा त्यौहार है। जब गेहूं की फसल पक जाती है तो सभी लोग खुश होकर के गुरु नानक की नगरी अमृतसर में आते हैं, और वहां पर जाकर के अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताते हैं। पंजाब में उस समय मार्शल लॉ लगा हुआ था, कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो वहाँ पर लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और वहाँ पर जलियांवाला नाम की एक जगह है अमृतसर में, वहाँ पे कुछ क्रांतिकारी लोग इसका अहिंसक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको देखते देखते कई सारे बच्चों, महिलाओं और बूढ़े लोगों की जो भीड़ थी उस पार्क में जमा होने लगी, उस बाग में जमा होने लगी। उनको नहीं पता था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। इस बात की खबर जब माइकल ओ ड्वायर, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको पता पड़ी, तो उन्होंने रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिसे ब्रिगेडियर डायर के नाम से भी जाना जाता है, उनको ऑर्डर दिया, और इन्होंने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसमें कई सारे बच्चे, जवान, महिलाएं, बूढ़े मारे गए। यहाँ तक कहा जाता है कि आज भी उस बाग की धरती जो है इनके सभी के खून से लाल पड़ी हुई है, और वहाँ पर एक
जो बड़ा कुआं था वो इनकी डेड बॉडी से भर चुका था, क्योंकि वे बेचारे बचने के लिए हर तरह का संभव प्रयास कर रहे थे। जो पहले मैंने आपको दीवार दिखाई थी, ये बेचारे उस पर चढ़ करके इस बाग को पार कर रहे थे, और वहाँ पे इनको बुरी तरह से निर्दयतापूर्वक मार दिया गया था। और इसीलिए इन दो लोगों का नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा। पहले हैं माइकल ओ डायर और दूसरे हैं रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। पहले वाले हैं पंजाब के गवर्नर और दूसरे हैं ब्रिगेडियर जनरल। अब जब ये सब कुछ हो गया तो इस पर मिट्टी डालने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जो कि एक औपचारिक समिति थी। और औपचारिक समिति मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें जो प्रावधान हुए थे वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। इसमें समिति में एक हंटर आयोग बनाया गया। हंटर आयोग, इसको भारत सरकार ने 29 अक्टूबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है अप्रैल में, और 29 अक्टूबर 1919 को एक खानापूर्ति के तौर पर इस आयोग का गठन किया गया। और लॉर्ड विलियम हंटर ने इस आयोग के नेतृत्व किया, इसीलिए इसको हंटर आयोग कहा गया। ऐसा ना लगे कि ये एक पक्षीय आयोग है, इसके लिए दो तरह के सदस्य भर्ती किए गए। पहले थे अंग्रेज सदस्य और दूसरे थे भारतीय सदस्य। कुल संख्या थी इनकी 7। अंग्रेज सदस्यों में थे जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो और सर थॉमस स्मिथ। लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उन भारतीयों का नाम जो इसके विपक्ष में खड़े नहीं हो पाए। नाम था सर चिम्मल लाल सीतलवाड़, दूसरा नाम था साहिबजादा सुल्तान अहमद और तीसरा नाम था पंडित जगत नारायण। इस समिति की जो सिफारिशें थीं वो कुछ इस तरीके थीं। इन्होंने जो रिपोर्ट दी, इन्होंने इस रिपोर्ट में क्या कहा और ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके बाद पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना जगी, पूरा देश एक हुआ और न जाने कितने ही क्रांतिकारी संगठन इस अंग्रेजों के विरोध में खड़े होने लगे और सन 1947 को इनके साम्राज्य की आखिरी ताबूत की कील गाड़ने में कामयाब हुए। इनमें पहला नाम थे, इनमें जो पहली रिपोर्ट का प्रावधान था, इन्होंने मारे गए लोगों की संख्या को कम से कम चौथाई गुना कम करके दिखाया था। इन्होंने मात्र 379 संख्या बताई थी, जबकि वास्तविकता में ये आंकड़ा माना जाता है कि ये जो आंकड़ा था वो लगभग 1000 से 1300 के बीच में था। साथ में इस घटना की तो निंदा की इन्होंने, औपचारिक रूप से इन्होंने बोला कि चलो घटना की निंदा करते हैं, और वहाँ पे जो लोग मारे गए थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं थे। एक दुखद घटना के रूप में इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी। लेकिन जो ब्रिगेडियर थे माइक डायर, उनके संग क्या किया, उनको सिर्फ अपने पद से हटाया, ब्रिटेन भेज दिया और वहाँ पर वो एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किए जाने लगे। साथ में माइक ओ डायर भी वहाँ पर एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किए जाने लगे और इस तरह से दिखाया जाने लगा कि ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारियों को कुचलने वाले ये बहुत बड़े सुपर हीरो हैं। इसके साथ जब ये बात पूरी हो गई तो भारत में गांधी जी इस बात से काफ़ी नाराज हुए और इसकी संतोषजनक रिपोर्ट ना पाते हुए उन्होंने अपनी तरफ से, जो कि भारतीय नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था तहकीकात कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित कमेटी थी। इन्होंने अपने स्तर से जांच की और जो मैंने पहले आपको आंकड़ा बताया था कि 1000 से 1300 लोगों के मरने की जो खबर दी गई थी वो तहकीकात कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके जो सदस्य थे, इसमें अध्यक्ष थे हमारे महामना मदन मोहन मालवीय, जो बाद में BH यूनिवर्सिटी भी बनाते हैं। साथ में इनके सदस्यों के रूप में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास और जयकर जैसे प्रमुख लोग शामिल हुए थे। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो मैंने अभी आपको बताया है ये सारी बातें की गई, लेकिन इस रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल झूठी रिपोर्ट है। और बाद में इसका रिटेलिएशन आपको समझ में आता है कि गांधी जी ने पूरे देश में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी और असहयोग आंदोलन एकदम सफलता की ओर चलने वाला आंदोलन था। लेकिन इसने एक चीज़ और अच्छी की कि पूरे भारत को गांधी जी ने एकता के सूत्र में बांधा और पूरे भारतीय को समझ में आया कि ब्रिटिशर्स किसी के सगे नहीं थे। लेकिन जब आप अपने सारे काम खराब करोगे तो उसका परिणाम भी आपको इसी धरती पर रखना पड़ेगा, इसी धरती पर भुगतना पड़ेगा। तो इसके दो परिणाम हुए। पहला तो आपको देखा गया कि पूरे के पूरे भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, साथ में कई सारे क्रांतिकारी संगठन खड़े हुए, लेकिन ब्रिटिशर्स को एक बहुत अच्छा सदमा भी मिला और वो ये था कि सरदार ऊधम सिंह, देख लीजिए तस्वीर, हमारे कुछ छिपे हुए क्रांतिकारी जो अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। लगभग 20 साल बाद 13 मार्च 1940 को वहाँ के पंजाब के उस जमाने के लेफ्टिनेंट गवर्नर
माइक ओडायर को भरी सभा में गोली मारते हैं और ये ऐलान करते हैं कि अगर आप हमारे भारत में आकर के दोबारा से इस तरह की हरकतें करोगे तो आप बिल्कुल बचोगे नहीं। और ये संदेश देने वाले हमारे HSRA के पूर्व सदस्य, गदर पार्टी के पूर्व सदस्य थे सरदार ऊधम सिंह। तो साथियों, आपने देखा कि यहाँ पर मैंने आपको जलियांवाला बाग कांड को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का और इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए आपके लिए पूरी कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। और ये आपको समझना ज़रूरी है पढ़ाई के अलावा भी कि जब देश आज़ादी मांगता है तो उसकी कीमत भी आपको चुकानी होती है, इसलिए उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना और आगे भी उसको आगे बढ़ाने का कर्तव्य आपका होता है। बने रहिएगा AWT परिवार के साथ। मैं गौरव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार।